टाइम ट्रैवल पढ़ा हो, टाइम ट्रैवल, समय का अनुकूलता समझाऊं मैं आपको आज की क्लास में? यस सर। हाँ जी सर। चलो इसको मैं समझाता हूँ। अगर ये समझ में आ गया ना तो आपने जीवन में हर चीजों को पा लिया, ठीक है। और रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं कोई ना सर? ऐसी, हाँ रिकॉर्डिंग कर दिया हमने। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हेतु पुरस्थ क्यों करनी चाहिए। जैसे आप त्राटक भी करते हो तो त्राटक को कब इम्पोर्टेंस आता है, या ध्यान करते हो तो ध्यान को भी कब इम्पोर्टेंस आता है, या आप अपने जीवन में जितनी भी अच्छी क्रियाएं करते हो उनके पीछे क्या होता है। देखो पहले लोग धरती पे कदम रखने के पहले नमन करते थे, धरती माँ को नमन करते थे। खाना खाने के पहले जो थाली उनके सामने आते थे उनको नमन करते थे, ये पुरानी विधि थी। खाना ग्रहण करने के पहले भी मंत्र जाप करते थे। सूरज को देखते, जब पहली नजर सूरज पे पड़ती थी तब सूरज को नमन करते थे लोग। तो इन पीछे एक साइंस होता था जो हमको नेचुरली भावना से भरता था, नेचर के पावर को यानी देने की कला को सिखाता था, नेचर के भाव को सिखाता था। तो चलो इसी समयशीलता को पढ़ते हैं हम, आज समय की इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। और जब आप समय की इम्पोर्टेंस को पढ़ते हो तब जाके आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाती है, कितने महत्वपूर्ण बात बनती है, जो हमारे पुराने ग्रंथों में हमको मिलता है, वेदों में मिलता है, ठीक है। कभी कभी ये वेद की भावनाएं इसलिए हमारे तक सही से नहीं पूछी क्योंकि कोई इसको पढ़ ही नहीं पाया, अच्छे से पढ़ ही नहीं पाया, समझ नहीं पड़ा, क्योंकि समझाने वाला एक वर्ग था और समझने वाला एक वर्ग था। तो हर वर्ग ने अपनी जो चीजें थी वो कमांड अपने हाथ में रखी। जैसे कोई गुरु होता है तो वो क्या बोलता है कि ये जब मेरे मुख से सुनेगा या मैं ही ये चीज तेरे को दूंगा तो तेरे को ये फलित हो जाएगी। लेकिन हमने एनर्जी का नियम एक जाना कि एनर्जी सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी यानी सबके पास होती है और सभी जगह पे होगी, यानी किसी के पास कम या किसी के पास ज्यादा नहीं होती है। एनर्जी कभी किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा थोड़ी होती है, सबके पास इक्वल होती है। मिलने वाली भगवान की एनर्जी, नेचर की एनर्जी सेम होती है। सबके जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, किसी का ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे और किसी का कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता है। सबका जो बॉडी का पार्ट जो होता है सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, क्योंकि नेचर ने हमको ऐसे ही बनाया है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड और कोई ऑक्सीजन नहीं लेता है, कोई ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, कोई कम ऑक्सीजन नहीं लेता है। जितनी बॉडी की निर्धारित समय या अनुकूलता होती है उसके अनुसार ही हम सांसों को लेते हैं और सांसों को छोड़ते हैं। और अगर कोई इंसान ये चीजें प्रॉपर वे से नेचर के अनुकूल नहीं कर पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीमार हो गया है, डिसीज आ गई इसमें, बीमारी आ गई इसमें, बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसने समय के अनुकूलता से वो चीजें नहीं कर रहे। तो पहले समय के चक्र को समझो। हमारी जो वॉच बनी है ना, वॉच को समझो पहले। ये हमारी वॉच होती है। न्यूमरोलॉजी में हर बार आप 369 का मैजिक देखते हो ना, तो इसलिए हमारी एक वॉच होती है। ठीक है, ये जो बीच वाले जो कांटे होते हैं ये आपके 3 तत्वों को दिखाते हैं, ठीक है। आपके बॉडी में 3 गुणों का विकास कराते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चीजों के बारे में बताता रहता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पे जो बड़ा जो कांटा होता है उसको हम कौन सा कांटा बोलते हैं? सेकंड कांटा, जो सेकंड के बारे में बताता है। वो बोलता है तुम्हारा जीवन में आने वाला जो समय है हर सेकंड के हिसाब से पास में चला जाएगा, क्योंकि बीतता जाएगा। तो क्या बताता है सेकंड कांटा? क्या बताता है आपका? पास्ट। यहाँ पे जो मिनट काटा होता है वो फ्यूचर को बताता है, यानी 5 मिनट बाद क्या होने वाला है।
सॉरी वर्तमान को बताता है, 5 मिनट यानी वर्तमान काल को बताएगा। और यहाँ पे जो हवर वाला रहता है वो फ्यूचर बताता है, 1 घंटे में आप क्या उपलब्धियां करोगे। 5 मिनट यानी कोई सेकंड करने के लिए, चीज करने के लिए 5 या 10 मिनट का समय बहुत हो जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कोई भी क्रिया जो होती है आपकी 1 मिनट के भीतर हो जाती है। कोई भी क्रिया 1 मिनट से ज्यादा यानी आप प्रेजेंट में करते हो, क्योंकि सेकंड तो बहुत तेजी से गुजरता है। 1 सेकंड भी पास हो गया तो वो पास में चला गया। और उसके बीच में 60 सेकंड के बीच में जो समय गुजरता है उसी को हम वर्तमान काल बोलते हैं। और एक हवर जो आता है यानी पूरा 1 घंटा जो आपको मिलता है अपने कार्यों को करने के लिए, ये आपका फ्यूचर होता है, जो फ्यूचर निर्धारित करता है आने वाला समय कैसा आपका रहेगा। ये क्या निर्धारित करेगा, आने वाला समय कैसे निर्धारित करेगा। वॉच से प्रेडिक्शन करते हैं ना बहुत सारे लोग, इन्हीं चीजों को देख के वॉच को प्रेडिक्शन किया जाता है। यानी वॉच में कलर कौन सा है, कलर थेरेपी कौन से कलर का इंसान ज्यादा चुनाव करता है। हर चीज को, हर इंसान को अपने हिसाब से कपड़े पसंद आते, कलर पसंद आते, पैटर्न पसंद आते। तो आप उनके पहनाव से भी उसके लाइफ का प्रेडिक्शन कर सकते हो, फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हो, पास्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हो। कि चीजों की कमी होती है उन चीजों का प्रेडिक्शन करते हैं। तो हम ज्यादा करके क्या करते हैं, वॉच से प्रेडिक्शन करते हैं। न्यूमरोलॉजी में इन वॉच से प्रेडिक्शन करना बड़ा ही आसान होता है। जैसे हमने बोला ना टैरो से आप प्रेडिक्शन करते हो, तो न्यूमरोलॉजी के साथ जब टैरो को प्रेडिक्ट करोगे तो इसका और से अलग से मजा आएगा। अरे यार मेरी वॉच चली गई है। तो यहाँ पे 3 कांटों का इम्पोर्टेंट पता चल गया आपको। जो सेकंड होता है वो पल पल गुजरने वाली चीजों का अनुभव देता है। यहाँ पे मिनट जो काटा होता है वो आपके करंट स्टेट का अनुभव आपको देता है, प्रेजेंट। और जो हवर्स वाला काटा जो होता है, वो जो काटा होता है आपको फ्यूचर को बताता है कि 1 घंटे में तुम्हारे साथ ये होने वाला है, या 1 घंटे में तुमको ये कार्य करने हैं, या 1 आवर में तुमको ये चीजें करनी है। तो ये इन वॉच में 3 घड़ियों को, 3 पीढ़ियों को बांधने की विधि है। और यहाँ से आप 3 चीजों को प्रेडिक्ट करते हो। एक तो करण काल में, करण काल में आप क्या करने वाले उसको निर्धारित करते हो। दूसरा जो होता है वो फ्यूचर काल में क्या करने वाले हो, यानी 6 घंटे बाद क्या करोगे। आप बोलते ना यार 6 बजे मेरी मीटिंग है मैं नहीं आ सकता, यानी आपने फ्यूचर आपका निर्धारित करके रखा कि 6 बजे तक का जो समय है आपने किसी को दिया हुआ है, यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके रखा आपने, फ्यूचर को होल्ड करके रखा। तो टाइम जो होता है तीनों चीजों में ट्रैवल करने के लिए काम में आता है। वॉच इसका एक ये सही समय है। ऐसे दुनिया में कोई चीज नहीं जो तीनों चीजों में ट्रैवल कर सकते, खाली समय एक ऐसा होता है जो तीनों चीजों में ट्रैवल करता है। और उसमें से वॉच जो होती है ये तीनों चीजों से आपको मिलाती है, तीनों एनर्जी से आपका मिलाप कराती है। सेकंड बीतता जाएगा वो चीज पास्ट में होती जाती है, यानी सेकंड सेकंड तोड़ के जोड़ जोड़ के फिर एक दिन पास में चला जाता है। पहले 1 सेकंड पास में जाता है, बाद में 1 मिनट पास में जाता है, बाद में 1 आवर पास में जाता है। और ऐसा करते करते एक दिन पास में जाता है, फिर साल पास में जाता है, मंथ पास में जाता है। तो ऐसे ही आने वाले समय की कल्पना, यानी आने वाले समय के बारे में जानने की कला ही हमको प्रेडिक्शन सिखाती है। हम जो चीजें लाइफ में सीखते हैं उसका सही उपयोग जो होता है ये काल चक्र हमें सिखाता है। इसको कौन सा चक्र बोला जाता है, काल चक्र। समय कौन सा बोलोगे इसको, काल चक्र का समय। ये जो काल चक्र होता है 4 अवस्था में डिवाइडेड होता है। ये जो काल चक्र होता है 4 अवस्थाओं में डिसाइडेड होती है, इसलिए तो पिनाकल साइकिल भी 4 होती है, चैलेंजर साइकिल भी 4 होती है। पहली जो साइकिल होती है, पहली जो साइकिल होती है वो लर्निंग की होती है, यहाँ पे आप सीखते हो। पहली जो साइकिल जो होती है वो लर्निंग की होती है। दूसरी जो साइकिल आती है यहाँ पे, सेकंड जो साइकिल होती है सेल्फ डेवलपमेंट की होती है। जहाँ पे नौकरी करते हो आप खुद को
सेल्फ स्टेबिलिटी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी देते हो, जीवन में स्टेबिलिटी देने वाले निर्णय को लेते हो, जितना पढ़ा उसको अप्लाई करना देखते हो। थर्ड जो साइकिल होती है, यहाँ पे आप जितना भी जिंदगी में आपने स्टेबिलिटी लाई, लाइफ को एंजॉय करने का सोचते हो, लाइफ एंजॉय करोगे, या यहाँ पे आप दूसरे के फ्यूचर को बनाओगे, गाइड प्रोवाइड करोगे। और लास्ट वाला जो समय होता है, ये गाइड और निर्वाण का होता है। यानी आप कंक्लूजन करते हो अपने कर्मा का, जो भी कर्मा आपने इन 3 साइकिलों में क्रिएट किया है, उसका भुगतान जो होता है आप अपने लाइफ के लास्ट के चरण में करते हो। इस वॉच के क्या करोगे आप, लाइफ के लास्ट के चरण में करोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 4 साइकिल समझ में आ गई। पहली साइकिल जो होती है, जो आप लर्निंग करते हो, कुछ ना कुछ नया सीखते हो, जीवन को आगे बनाने के लिए निर्धारित करते हो। दूसरा समय जो होता है, जो सीखी हुई चीजों से, ये साइकिल होती है। ठीक है, नए जन्मों में भी, नई योनियों में भी प्रवेश करोगे तो यही साइकिल में आपको जीना पड़ेगा। फिर तीसरी दूसरी जो साइकिल होती है, जो हमने लर्निंग किया उसको हम अप्लाई करना सीखते हैं, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी साइकिल जो होती है, हम लाइफ को एनालिसिस करते हैं, या जो भी साइकिल 1 साइकिल 2 में जीते हैं उसका अचीवमेंट, उसका रिवेट हमको इस समय में लाइफ को एंजॉय करने को मिलता है। इस समय में क्या होता है, लाइफ को एंजॉय करने में वो समय आपको मिलता है, लाइफ को जीने का, लाइफ का मजा लेने का समय मिलता है आपको। ठीक है, आपके परिवार में रूलने का आपको समय मिलता है। बाद में 9 to 12 आवर्स जो होता है, ये निर्वाण का समय होता है, निद्रा का समय होता है। इस समय में आपकी जो शरीर की क्षमताएं लो हो जाती है, निर्वाण के समय में रहते हो, सोने की अवस्था रहती है। और इस काल में जो भी आप काम करते हो, कार्य करते हो, वो हमेशा ही आपको नुकसानदेह होता है, लॉस को प्रदान करता है, क्योंकि आप निष्क्रिय होते हो उस समय में। निर्वाण होना, निष्क्रिय होना, डेड पॉइंट भी बोल सकते हो। तो क्या होती है, इस समय में आपकी बॉडी की एनर्जी जो होती है निष्क्रिय होती है, जिसके कारण आप चाह कर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। बहुत सारी आप में क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन उसका लाभ जो होता है वो आप उठा नहीं पाते हो, उनका आप क्या करते हो, उस लाभ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो ये समय का चक्र जो होता है वो सभी के लिए सेम होता है, ना आपके लिए डिफरेंट होगा ना मेरे लिए डिफरेंट होगा। खाली इसकी अवस्थाएं जो होती है वो डिफरेंट होती है। अवस्था यानी स्टेजेस, ये स्टेज क्या होगी, सबके लिए डिफरेंट होगी थ्रू द उनकी साइकोलॉजी। हर किसी के साइकोलॉजी नियम के अनुसार ये साइकिल जो होती है डिफरेंट होती है, लेकिन समय का पहिया जो होता है वही होता है। दिन जिस समय में आपके लाइफ में होगा, उसी समय में मेरे मेरे भी लाइफ में दिन होगा, और रात होगी तो रात होगी। हो सकता है कि बाहर के लोगों के लिए समय सीमा का ट्रैवल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वॉच यही रहेगी, वॉच यही रहेगा, टाइम दिखाने का सिस्टम यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, उस लॉन्गिट्यूड के आधार पे इसका थोड़ा दिशा निर्देश चेंज हो जाता है। यानी हमारे यहाँ पे दिन होगा तो दूसरी जगह पे रात हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ट्रैवल रहेगा, लेकिन वहां पे भी 10 बजेगे तो जो समय सीमा हमारे लिए यहाँ पे निर्धारित होती है वही समय सीमा उनके लिए वहां पे निर्धारित होती है। तो समय का ये जो पहिया होता है, ये जो काल चक्र होता है, ये निर्धारित होता है, सबका फिक्स होता है, कब आप मरने वाले हो और कब आपकी लाइफ साइकिल जो होती है वो शुरू होने वाली, ये निर्धारित होती है। और इस समय के अनुसार ये पहिया जो होता है चलते रहता है, ये पहिया क्या होता है, चलते रहता है। चलो, तो पहले ऐसा बोला जाता था, पहले जो युग चलता था सतयुग, तो उसमें ऐसा बोला जाता था कि जैसे 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 काल चक्र चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे इंसान की हाइट और इंसान का बोलते ना लाइफ साइकिल कम हो जाएगा। तो पहला जो युग चला तो ऐसे बोलते थे, पहला जो युग चला उसमें ऐसे बोलते थे कि जो समय जो होता है, पहले के लोगों की हाइट जो होती थी 10-10 फीट तक थी,
पहले के लोगों की हाइट कैसी थी, 10-10 फीट तक थी, और उनका जीवन काल भी सहस्त्र साल जो होते हैं वो जीवन जीते थे। यानी 1000 साल अगर कोई बंदा रहता है तो वो 1000 साल जीता था। कितना, यानी 1000 साल वो बंदा जीता था। और उसी की एक इवोल्यूटेड प्रजाति में अगर कोई प्रजाति हमारे यहाँ पे बची है, 1000 साल जीने का किसी को वरदान अगर मिला है, तो वो कछुआ एकमात्र ऐसा जीव होता है जो 1000 साल जीता है। पता है आपको? सर 250 सुना है हमने तो। 250 सुना है, 1000 भी साल जीता है वो। 100 भी साल जीता है, 1000 साल भी जीता है। एक कछुए को ये ऐसा वरदान है। ठीक है, कछुए की कुछ कुछ प्रजाति जो होती है वो 1000 साल जीती है, कुछ कुछ प्रजाति जो होती है 300 साल जीती है। ठीक है, तो कछुए में ही ये, अब आपको एक क्वेश्चन पड़ेगा कि कछुए में ही क्यों ये प्रजाति आज भी ऐसी है कि कोई 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 प्रजाति, वो हर एक प्रजाति नहीं जीती उतनी। ठीक है, हर प्रजाति का बोलते ना, जैसे कबीला सिस्टम होता है या लोग होते हैं, तो हर टाइप के लोगों की जीने की कला जो होती है, ठीक है, उसके एटमोस्फेयर के हिसाब से होती है, उसके बॉडी की बनावट के हिसाब से होती है, वो कितने साल जिएगा। तो पहले जो क्रेता युग था, तो उसमें ऐसा बोला जाता था कि इंसान की हाइट जो थी 10 फीट तक होती, 7 से लेकर 10 फीट तक थी, 13 फीट तक थी, और वो कितना ना साल जीता था, 1000 साल जीता था। जब त्रेता युग चला तो उसकी जो हाइट होती है वो जैसे 13 साल पहले 13 फीट तक थी, तो वो 10 फीट तक आ गई। त्रेता युग में उनका काल क्या था, 10 फीट तक आ गई। और तब जो इंसान जीता था वो 200-300 साल जीता था, ज्यादा से ज्यादा 200-300 साल जीता था, ऐसा बोलते थे। फिर द्वापर युग आया तो इंसान की हाइट और कम हो गई। इंसान की हाइट जो होती है 8 से 9 फीट की थी, और वो 150-200 साल ही जीने लगा। और कलयुग में इंसान का हाइट और कम हो गया, 6 से 7 फीट तक रहेगा, और उसका जो जीने का काल तक रहेगा। सर श्री 100 कृष्ण भगवान 125 साल तक जिए थे सर। हाँ, तो इसलिए बोला ना मैं 200 हाँ 125 साल जीते ना, तो मैं तो बोला था हाँ ना 200 साल, द्वापर युग 200 साल तक का। हाँ सर। तो वो तो बोला ही मैं, द्वापर युग 200 साल तक जीता था। ठीक है, तो अब जो कलयुग है यहाँ पे हमारी आयु सीमा कितनी हुई, 100। अभी तो कलयुग भी चल रहा है, तो ये मध्य एंडिंग के दशक में चल रहा है, ऐसा बोलते हैं कि कलयुग जो है अभी एंडिंग के दशक में चल रहा है। तो सर यहाँ अभी पे भी 125 साल का तो है अभी भी बंदा, जिसको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है इस बार। हाँ, हो सकता है ना, ये कलयुग में भी द्वापर युग का कोई बंदा हो सकता है, डेफिनेटली होगा। वाराणसी में है ना एक। हाँ हाँ, होता है बहुत सारे। अभी तो अभी पता है कुछ कुछ कबीले वाले जो होते हैं, आदिवासी जनजाति जो होती है, उनमें भी 100 साल के ऊपर जीने वाले बंदे होते हैं, नॉर्मल लाइफ को छोड़ने वाले। कलयुग तो नेचर बोल में रहे हैं, रहते अभी हैं। तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं हाँ, ना। उसके फर्स्ट थर्ड स्टेज चल रही है, कोई बोलता थर्ड है, कोई बोलता मिडल का टाइम है। ठीक है, तो चलो ये तो बात की बात है। हाँ तो अब एवरेज जो पढ़ते है हैं हम, 100 है है ज्यादातर। एवरेज जो 100 होता है उसको पकड़ के चलते हैं। ठीक है, चलो कलयुग अभी सोनल मैम के हिसाब से कलयुग जो होता है स्टार्टिंग पीरियड में समझ लेते हैं, जो भी होगा वो। तो काल चक्र का पहिया, जैसे कलयुग अगर स्टार्टिंग के फेज में होता है, तो हमारी लाइफ जो सीमा होती है, लाइफ सीमा, तो आप हार्डली अब लास्ट कितने साल तक जिएगा इंसान, हार्डली लास्ट, यानी कौन से एज तक इंसान अच्छे से जीता है और कौन से एज तक मरेगा, बोलो। सर थर्ड से 9 तक घड़ी के हिसाब से। 90 तक, ठीक है।
90 पकड़ ले, इन एवरेज 90 पकड़ ले, ठीक है सर। उससे कम पकड़ना है। 75 पकड़ लो। आप बोलो जितना पकड़ना है, अपन तो उससे हिसाब से ही पढ़ेंगे जो आप बोलोगे वो। कोई नहीं, बता दो जैसे मर्जी, समझना है मैं तो। नहीं, मेजोरिटी बोलो कि किसी को कितनी शाश्वती होती है कि कितने साल तक इंसान सही चीज जिएगा। मेरे ख्याल पढ़ने में 75 तो सही रहता है सर। ओके चलो 75 मान लेते हैं अपन। तो अगर 75 को मानते हैं, ठीक है, 75 को अगर मानते हैं हम और उसको 12 घंटों में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 75 को मानते हैं। चलो लास्ट एज हमने काउंट की 75, मतलब यहाँ पे एक जो हवर होता है वो होता है 6.5 साल, 6.25 साल का। 6 साल 25 मिनट का अपन क्या समझेंगे, एक हवर की बात करते हैं। हमारा लाइफ का एक हवर कितने का आ जाएगा, 6 साल 6.5 साल, 6.25 कितना जाएगा, 6.25। 6.25 ठीक ठीक है है। सर। हाँ चलो 6.25। एवरेज आपने 75 से निकाला, तो हमने भी हाँ जी 75 से 6.25। एवरेज निकाल दिया। 6.25 ही आता है सर। हाँ, तो तीनों कालों को जोड़ेंगे तो 18, 75, ठीक है, यानी 18 साल 7.5 महीने पकड़ लो। 18 75 यानी 18 साल, क्या 18 साल से लेके यानी 19 साल पकड़ लेते, मोटा मोटी चलो 19 साल पकड़ते, तो 19 साल तक ये हमारी लर्निंग की अवस्था होती है, सीखने की अवस्था होती है, बराबर है ना। इस हिसाब से क्या होगी, 18 साल जो होगी हमारी लर्निंग की अवस्था होगी, जहाँ पे बच्चे सीखते हैं। तो हमारे बच्चे लर्निंग करते हैं इस समय में, सीखते हैं कि नहीं सीखते बच्चे, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और यहाँ तक उनका मेजर स्टडी कंप्लीट हो जाती है। 18 साल तक उसका मेजर स्टडी जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी 12वीं तो हो जाता है उसका, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ता है। तो 12वीं जो होता है ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। 18 एज के हिसाब से अपन बात करें अभी, ठीक है, 18 के हिसाब से बात करें अपन, ठीक है। तो 12वीं के बाद उसके लाइफ में चेंजेस आता है, स्टेजेस आता है, वो युवक में कन्वर्ट हो जाता है। पहले बालक ही रहता ना, माइनर में रहता है, बाद में मेजर अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, युवक में आ जाता है वो। युवक होने के बाद यहाँ से उसमें जजमेंटल एबिलिटी डेवलप होती है, और जजमेंटल एबिलिटी डेवलप करने के बाद वो क्या करता है, अगर उसको नौकरी करना है तो नौकरी करेगा, नहीं तो क्या करेगा, 18 साल और 7.5 महीने में वो क्या करेगा, यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट के बारे में सोचेगा, जॉब देखने के बारे में देखेगा, उसके स्टडी पे निर्धारित करेगा वो जॉब कैसा लेगा। पढ़ाई अच्छी करेगा तो अच्छे से लाइफ को गुजारिश करेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, बराबर है, लाइफ में स्ट्रगल कम होगा। पढ़ाई अगर सही से नहीं करेगा, प्रोजेक्टेड होकर स्टडी नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइफ में ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। समझ में आ रहा है, हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, सेल्फ डेवलपमेंट का सोचेगा ना, डिसीजन लेगा, हाँ, अप्लाई ये करेगा। सेल्फ डेवलपमेंट का सोचेगा और जॉब नौकरी का इस ड्यूरेशन में सोचेगा, क्योंकि 18 36 साल का हो जाता है वो। 18 कितना होता है, जैसे 4 तक आएगा, सपोज ये स्टेज तक आएगा, पढ़ते रहेगा, तो 6 साल उसमें ऐड कर लो, तो उतने साल तो 25-26 तक उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट के जो 12-13 जो साल होता है उसमें वो क्या करेगा, जॉब में लग जाएगा और अच्छी मुकाम पे जाने का सोचेगा। जॉब पे क्या करेगा, जाके
अच्छी मुकाम में जाके लाइफ को सेट करने का सोचेगा। और इसके बारे में जो यहाँ से यहाँ तक बचा, यहाँ से इसकी उम्र हो जाती 37 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 37 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे हो जाती है उसकी एज 56.25 यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगी 75 कंप्लीट हो जाएगी इसकी। तो इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, निर्वाण तक चली जाएगी, डेथ तक चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी लाइफ जो होती है वो ट्रैवल होती है। इस तरीके से क्या होगी, उसकी लाइफ ट्रैवल हो जाएगी। तो बीच में जो होता है, जो 56 साल तक की एज में जाता है, तो वो क्या हो जाता है, यानी 56, इसको 60 पकड़ लो आप, 56 पकड़ लो, तो लाइफ को एंजॉय करेगा, 38 टू ये लाइफ को एंजॉय करेगा, नाती पोती में रहेगा, बच्चे की शादी करेगा, बच्चे को स्टेबल करेगा, और अपनी जवाबदारी से मुक्त हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से उसकी निर्वाण की स्टेज साइकिल चालू हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, उसकी निर्वाण की स्टेज चालू हो जाएगी। निर्वाण की स्टेज यानी क्या होती है, मोक्ष के प्रति चलना शुरू करेगा वो, मोक्ष के प्रति क्या करेगा, वो चलना शुरू करेगा। यानी 56-57 साल के बाद वो क्या करेगा, मोक्ष के प्रति जाएगा, आध्यात्मिकता के बारे में जाएगा, आध्यात्मिकता की तरफ वो मूव ऑन करेगा। और यही कंक्लूजन का समय होता है। तो इस ड्यूरेशन में इंसान को बीमारी भी होती है। आपकी यहाँ पे स्ट्रेन अच्छी होती है तो यहाँ पे आप बीमार कम होते हो, बीमारी बहुत कम होती है। इसमें थोड़ी थोड़ी बीमारी चरम सीमा पे रहती है, यानी थोड़ी थोड़ी रहती है, और यहाँ पे बीमारी जो होती है चरम सीमा पे होती है। जैसे 11 बजेगा तो आपकी बीमारी ज्यादा होगी, बॉडी के पार्ट अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है, होता है क्या ऐसा। कह रहे हो 11 बजेगा तो 11 बजे यानी आप जब जैसे जैसे मृत्यु के करीब जाओगे तो आपके बॉडी के पार्ट काम करना बंद कर देंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, तो ये साइकिल पढ़ाने का एक मीनिंग होता है। ये साइकिल क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, हमने एक बात जाना, समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। ठीक है, आने वाला अभी 2023 आएगा तो आपकी उम्र कम होगी कि बढ़ेगी। आप बोलते हो कि मैं 2023 का कैलेंडर देखूंगा नहीं, एक साल में बढ़ूंगा नहीं, ऐसा होगा? ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। काल यानी चक्र तो चलता ही मतलब क्या रहेगा। है, काल चक्र चलता रहता है, काल चक्र चलता रहेगा, ना आपके सोचने से रुकेगा और ना ही मेरे सोचने से वो रुकेगा। ठीक है, तो सही कह रहे हैं। इसका बोलने का मीनिंग क्या होता है कि समय सबके अनुकूलता के हिसाब से नहीं चलेगा। समय तो अपनी गति में चलता है, अनुकूलता हमको देखनी है। अनुकूलता क्या होती है, हमको देखनी होती है। समय अपने फेज में चलता रहता है। मस्तन मोला है, वो चलेगा, मस्तन मोला हाथी के साथ चलेगा। ठीक है, लेकिन तीनों चक्र में, तीनों साइकिल में हमने खुद को कहाँ पे रखा, उसका कंक्लूजन जो होता है वो हमको 10 से लेके 12 के बीच वाला समय देगा, 9 से ऊपर वाला समय हमको देगा। यानी हमारी लाइफ की चौथी स्टेज हमको देगा। तो हर समय कैसा रहना चाहिए, तो आपको उस स्टेजेस में कर्म अच्छे करने पड़ेंगे आपके आने वाले समय के लिए। तो दिन की शुरुआत भी इसी काल चक्र के अनुसार करना चाहिए कि कौन सा समय आपका अनुकूल रहेगा और कौन सा समय आपका अनुकूल नहीं रहता है। ये आपको समझना चाहिए कि समय में आपकी स्ट्रेन ज्यादा होती है। देखो ये साइकिल देखो कितनी मस्त बताती है। जैसे सुबह के समय में अर्निंग मॉर्निंग में आप उठ जाते हो, बराबर है, 9 से 3 बजे के बॉडी में एनर्जी रहती है अच्छी, बिल्कुल सुबह से रहती है लेके जो होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइकिल में क्या होती है, रात में आप गहरी नींद में चले जाते हो 1 से बजे 3 के बीच में, यानी पूरी चिंताओं से मुक्त हो जाते हो और बड़ी नींद आती है अच्छी। 3 बजे के बाद जो नींद होती है, 4 बजे तक जो नींद आती है, उसमें क्या होता है, थोड़ा भी कुछ बजेगा तो आपकी नींद खुल जाती है, यानी आधी नींद की अवस्था में रहते हो। 6 बजे 7 बजे के बाद आपका दिन का कालचक्र शुरू होता है, काम शुरू कर देते हो आप।
तो जैसे नींद से जागते हो, पूरा आपने समय, ये वाला समय अच्छा गुजारा, एजुकेशन का और सेल्फ डेवलपमेंट का समय आपका अच्छा चला गया, तो दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होती है। हाँ जी। अगर सपोज रात में नींद नहीं मिली एजुकेशन के टाइम में, यानी जो सो के प्लानिंग करना है वो प्लानिंग सही से नहीं कर पाए, बीच का समय बिगड़ गया आपका, नींद प्रॉपर नहीं आई, कोई आया बच्चा बड़ा रो रहा है, कोई आया या घर के कोई बीमार हो गए, तो हम कैसे रात भर जागते, तो हमारा दोनों समय काल बिगड़ जाता है। तो हमारा दिन कैसा होता है, लेजीनेस होता है, पूरा दिन खराब जाता है हमारा, एनर्जी नहीं लगती। और नॉर्मल सभी चीजें होने के बाद, पीस से नींद आने के बाद और नींद से खुलने के बाद जब हम 6 बजे उठते हैं, तब क्या होता है, हमारे बॉडी में तरोताजा रहती है, एनर्जी रहती है, फील करते हैं हम। वो समय को सही हम कह क्या रहे करते हैं, 9 बजे तक फील करते हैं। हैं। क्या करेंगे, 9 बजे तक बड़ी एनर्जी तरोताजा फील करेंगे, वो ज्यादा से हम्म, ज्यादा 12 बजे तक फील करेंगे। दोपहर के बाद क्या होता है, आप थक जाते हो, बॉडी रेस्ट मांगती है, खाना खाने के बाद आप सोते हो। नियम देखो कितना अच्छा बना है हमारे पास, दोपहर के खाने के बाद सोने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी जो होती है साइकिल से ट्रैवल होके आती है, पहली साइकिल से ट्रैवल होती है, 12 घंटे की पहली साइकिल ट्रैवल कर ली, अब सेकंड साइकिल आपकी शुरू होने वाली है। तो बोलते कि 12 के पहले, यानी पहले का खाना जो होता है 7 बजे के पहले होना चाहिए, दूसरा खाना जो होता है 12 बजे होना चाहिए, उसके बाद रेस्ट करना चाहिए। बाद में क्या होता है, आप कार्यों को प्लान करते हो, जैसे कुछ जाना है, कहीं पे जाना है, उसको प्लान करते हो, क्रिया को, पहले एनर्जी को स्टोर करते हो और फिर उस एनर्जी को फिर से 12 से लेकर 6 बजे तक उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो। अगर कहीं पे भी ये साइकिल ब्रेक हो जाती है, तब आपका दिन कैसा जाता है, अनईजी फील होगा आपका, पूरे दिन अनईजी होगा। इसमें से कोई भी साइकिल एक अगर सही से नहीं चली तो क्या होगा, पूरा दिन अनईजी होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जिस टाइम में हमको क्रिया करनी थी उस टाइम में क्रिया नहीं करते, हम सो जाते हैं, और जिसके कारण एक काल चक्र जो होता है बिगड़ जाता है और हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है काल चक्र को निभाने का, यानी हर एज में, यहाँ पे जो हर हावर रहता है, तो हर एज की एक अनुकूलता होती है, उस अनुकूलता के अनुसार आपको बिहेव करना होता है और उस अनुकूलता के आधार पे चलना होता है। अगर कोई साइकिल अगर यहाँ पे आपने डिस्टर्ब कर ली, तो पूरे लाइफ की साइकिल आपकी बिगड़ जाती है। कोई बच्चा होता है पढ़ाई में नहीं लेता, पढ़ने के समय में नहीं पढ़ता है, बाद में लाइफ में बाकी की साइकिल उसकी डिस्टर्ब बन जाती है ना, उसको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसकी शादी टाइम पे नहीं होगी, शादी टाइम पे नहीं होगी तो बच्चे बराबर टाइम से नहीं होते, बच्चे टाइम पे नहीं होंगे तो उनकी शादी टाइम पे नहीं होती, और शादी टाइम पे नहीं होते तो उसका निर्वाण का समय भी उतना बढ़ जाता है। तो एंडिंग के टाइम में उसको क्लेश बढ़ता है। पहले के जमाने में बच्चे क्या होते थे, माँ बाप यंग रहते थे, बच्चे भी बड़े होकर नौकरी में लग जाते थे, माँ बाप के हाथ पैर भी सलामत रहते। अभी ऐसे होते हैं बच्चे पढ़ाई के मेन मजेदार में आते हैं और माँ बाप पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। और जब बच्चों को माँ बाप की यानी बोलते हैं ना जरूरत होती है, तभी माँ बाप बूढ़े होते हैं। तो इस कारण बच्चे को लाइफ में ट्रबल करना पड़ रहा है, रॉन्ग सर लाइफस्टाइल। उल्टा भी है कि पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बेचारे कैरियर में रहते हैं, पेरेंट्स की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते। दे नहीं पाते, वही वही हो रहा है ना। अभी अभी क्या हो रहा है, अभी वही साइकिल चल रही है, क्योंकि हम कहीं पे तो भी रॉन्ग साइकिल में चल रहे हैं, कहीं पे तो भी हमारा प्लानिंग सही नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या होता है, समय वही चल रहा है, सबके लिए समय समय तो वही चल रहा है, लेकिन सब क्या क्या उस समय से लेते जा रहे हैं, उसके कारण वो समय की अनुकूलता को पढ़ के इन चीजों को करते जा रहे हैं। प्लानिंग्स बदलती जा रही है। प्लानिंग प्लानिंग बदलते जा रहे हो, इसलिए तो आप न्यूमरोलॉजी सीखते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, टैरोट सीखते हो, कि आने वाले समय को हम भापे और वो समय अच्छे से जाए, इसलिए अभी से हम मेहनत शुरू करें। आपको पता है कि 3 साल बाद आपका समय खराब आने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी से तैयारी में लग जाओगे उस समय को सही करने के लिए। और जब 3 साल में जब खराब समय चलेगा, तो आप खुद के लिए इतनी चीजें बना के रख दोगे जितनी चीजें आपको आगे वाले खराब समय में चल सके, यानी वहां पे आप निश्चल्य भी बैठे रहो तो वो समय आपका निकल जाए। क्योंकि वो समय में एक्सीडेंट करोगे, एक्टिविटी करोगे तो क्या होगा, वो तो ऐसे ही चला जाएगा। तो ये चीजें सब होती है, और इसके लिए आपको समय की सीमा को समझना पड़ता है।
समय के काल चक्र को समझना पड़ता है। और जो समय के इस काल चक्र को पढ़ के जो आप हीलिंग की टेक्निक सीखते हो, जो आप मेडिटेशन की टेक्निक सीखते हो, जो आप रीडिंग की टेक्निक सीखते हो, तो यहाँ से क्या होता है, आप उस समय चक्र को मात करने की कला सीख जाते हो। समय के काल चक्र में आप क्या होते हैं, ट्रैवल करने की कला को सीख जाते हो, जिसके कारण आपकी लाइफ जो होती है बड़ी आसानी से गुजरती है। समझ में आया समय का काल चक्र कैसा काम करता है? और इसके अनुसार और समय कभी बदलने वाला नहीं है। समय कभी बदलने वाला नहीं होता है, तो इसलिए हमको समय के अनुकूल बदलना पड़ता है। तो जो समय के अनुकूल चीजों को करता है तो उसका आने वाला भी समय हैप्पीली गुजरता है। और जो समय के अनुकूल नहीं बदल पाता तो समय उसको जबरदस्ती का बदलाने पे आता है, तब वो लाइफ में प्रॉब्लम को ट्रैवल करता है। सर नहीं बदलेंगे, हम सोचेंगे कि हम आज से 30 साल 40 साल बाद पढ़ेंगे और अभी हम ऐश करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं होगा, वो तो क्योंकि सारा आपकी ही उल्टा हो गया। बुद्धि की क्षमता चली जाएगी, बॉडी की क्षमता चली हाँ, जाएगी और फिर जवाबदारी के बाद साथ। में थोड़ी जो काम पहले करो तो पहले ही समय के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीजें जो होती है ये आपको करना होता है। बहुत तो अच्छा ये बताया चीजें सर। क्या बताती है, ये चीजें बताती है कि आप जो काम कर रहे हो समय के अनुकूलता कीजिए। और समय का काल चक्र जो होता है किसी के लिए नहीं रुकने वाला है, तो इन कालों को पहचानो और उसके अनुसार क्रिया को करो। इसलिए हम क्रियाकलाप करते हैं। और कभी कभी हम इन क्रियाकलापों को नहीं भाप पाते, तो क्या होता है, लाइफ में फुल लाइफ हम स्ट्रगल में जीते। आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों की? क्योंकि आपने उस क्रियाकलाप को नहीं देखा, नहीं जांचा, नहीं माइंड किया। तब नहीं माइंड किया, करेंगे देखेंगे, समय आएगा तो देख लेंगे क्या करेगा। तो जब समय आया तो बड़ा हेवी मूड में आया, तो आप नहीं संभाल पाए उसकी स्ट्रेन को। तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब प्यास लगती तब हम कुआं खोदते हैं। हमने क्या किया, प्यास लगी तब कुआं खोदे और फिर हम रोना रोते, यार मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे को भगवान ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरा टाइम मेरे फेवर में नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, दूसरे को दोष देने लगते हैं। हमारे अंदर की कमियों का बेड़ा हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डालते हैं। इसलिए इस समय का कैलकुलेशन आपके पास रहना चाहिए, कौन सा समय आपका डेवलपमेंट का है, कौन सा समय आपका रिस्क का है, और कौन सा समय आपका निर्वाण का है। और उसके हिसाब से आपको चीजों को चुनना होता है। और जब आप उनके हिसाब से चीजों को चुनोगे, करोगे, तो आपको बढ़ोतरी मिलेगी, अच्छा मिलेगा। जैसे मिडिल एज में आपकी स्ट्रेन अच्छी होती है, तो आप 30 किलो का चावल का कट्टा भी मैं उठाने के लिए बोलूंगा तो उठा लोगे, बराबर है। वही अगर थोड़ी ओल्ड एज हो जाएगी तो उठा पाओगे आप? 50-60 अगर कवर कर लिया तो आपको उठा लोगे, लेकिन तकलीफ जाएगी ना। और तब आपके बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस भी मायने रखती है कैसी है। तो ये होता है समय का महत्व। इसलिए हर चीज को एक वाजिब समय में करना ही अच्छा होता है। और ये जो चीज आप सीखते हो इससे प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि आने वाला समय कैसा है आपका, ये जांच के आप अभी के समय में वो शुरुआत करते हो खुद के भीतर की, आने वाले समय के ट्रेंड के साथ आप मैच हो सको, समय के गतिशीलता के अनुसार आप चल सको। तो अपने आप आपका समय और आपका लाइफ और आपका जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम की क्रिएशन ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि जो वाजिब समय में हमने वो क्रियाएं नहीं की थी, उस चीजों के प्रति ध्यान नहीं दिया था, और बाद में जब वो बड़ी हो जाएगी तब ध्यान देते हैं, तो चीजें हमारे हाथों से संभलती नहीं। और इसलिए हम बोलते हैं कि सभी टाइप के प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे साथ जो होते हैं एक साथ आते हैं। सभी जो प्रॉब्लम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे साथ एक साथ आते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। तो प्रॉब्लम सभी एक साथ आया नहीं, वो पहले से ही आपको इंट्यूशन दे रहा है कि वो आने वाला है, लेकिन आपने अपने जीवन की मस्ती के कारण उसको देख नहीं पाए। तो यही होता है, समय को समझ के जियो। ये जो कलाएं आप यहाँ पे सीखते हो, ध्यान की कलाएं सीखते हो,
टैरोट रीडिंग आप सीखते हो, न्यूमरोलॉजी सीखते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, तो इससे क्या करना होता है, उस समय को भापना होता है और उस समय को कैसे आप कम करोगे उसको जानने की कला होती है। समझ में आया आपको समय का महत्व? जी सर। जो इसको प्लान करके चलता है ना, उनकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो उनको प्रॉब्लम प्लान नहीं करता है वो हमेशा ही अपनी लाइफ में, होल लाइफ में वो प्रॉब्लम में ही रहता है। इसलिए सर अब इसको प्लान कीजिए। एक चीज बताओ, ये 3rd स्टेज में 4th स्टेज में जब आ गए तो क्या प्लान करेगा बंदा? इसमें ब्लेसिंग लेना होता है। फर्स्ट स्टेज निर्वाण का समय है, यानी आपको क्या करना है, ब्लेसिंग लेना है। यूनिवर्स से ब्लेसिंग ही ले सकते हो आप, क्योंकि जो समय था वो तो आपने निकाल दिया। तो मतलब क्या है, प्रभु भक्ति में लगना, ब्लेसिंग लेना, जो कर्म किए उसके बारे में फॉरगिवनेस लेना। लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उनको फॉरगिव कर दो, माफ कर दो, तो अपने आप आपका ये भी समय अच्छा चलेगा। हर चीज के लिए क्या बोलते हैं, आपको गाइड ही मिलता है, तो उस समय के लिए वो गाइड लेना सीखिए, और उसके लिए ही आप इतनी एडवांस चीजें सीखते हो। एडवांस चीजें जो सीख रहे हो आप, उसी के लिए तो सीखते हो, लाइफ को आने वाले ट्रबल से बचाने के लिए। आप सीखते ही क्यों, एस्ट्रोलॉजी लोग पढ़ते क्यों है, न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ते, भविष्य क्यों पढ़ते लोग? इसी कारण के लिए तो पढ़ते, कि आने वाला जीवन उनका सही जाए। तो इतना महान कार्य आप सीखे हुए हो, तो उनको अपने जीवन में यूज कीजिए। और हर किसी का सीखने का एक पहिया होता है। जैसे आपको ये एज में सीखना था, तो इसलिए ये नॉलेज आपको ये एज में मिल रहा है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने ये, कभी इस चीज का अफसोस नहीं करना चाहिए कि यार ये मैंने पहले पढ़ लिया तो मेरे को लाइफ में बहुत अच्छा हो जाता मेरा। ऐसा नहीं होता। सब समय जो होता है वो निर्धारित होता है। आपके अच्छे कर्म जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं कि वो अभी का समय आगे वाला बुरा चलने वाला है, तो इसके लिए वो सीखने की कलाएं आपको दी जाता है, उस चीजों को भापने की कलाएं आपको दी जाता है, और कितना आप लेके उसमें यूटिलाइज करते हो। अगर जानबूझ के यहाँ पे आप बहुत सारा सीखते हो, लेकिन उसको लाइफ को आगे के लिए प्रेडिक्शन करने के लिए यूज नहीं करते, तो वो भी शिक्षा कोई काम की नहीं होती। तो मतलब ये, अगर एज में आप सीखोगे तो कुछ कर्मा आपका बचा था, कार्मिक अकाउंट आपका कुछ बचा था, या किसी को कुछ देना बचा था। इसके लिए ये चीजें आपके समय में आ रही कि आप उस चीजों को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग आप क्रिया को करो, तो डेफिनेटली देखना कि आपका एंड समय भी अच्छा जाएगा। आप हेल्दी रहोगे, बिल्कुल यंग रहोगे। बोलते हैं ना, स्वर्ग वाली फीलिंग रहेगी। स्वर्ग यानी मरते दम तक यंग रहना। स्वर्ग में कैसे होते, बोलते बुढ़ापा नहीं आता उनपे कभी, वो हमेशा ही यंग रहते हैं। देवी देवताओं पे कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो हमेशा ही यंग रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके कर्मा इतने अच्छे रहते हैं कि उनकी बॉडी में स्ट्रेन बनाए रखते हैं, उनका एटमोस्फेयर ऐसे बनाते हैं, उनके लाइफस्टाइल को वो ऐसे बनाते हैं, क्योंकि वो लाइफ की साइकिल को मानते हैं। हम लाइफ की साइकिल को नहीं मानते, कभी भी कुछ भी करते हैं, इसलिए हमारी लाइफ डिस्टर्बेंस है, इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम इसी कार्य को निर्धारित करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ स्टेबल चलेगी। अगर आप लेकिन लाइफ में आजकल प्रॉब्लम करे हो, यस, लाइफ में प्रॉब्लम करे तो आप डाइटिशियन के पास जाते तो क्या बोलता है, वो आपको खाने का ढंग सिखाता है, डाइट प्लान देता है। पूरा 90% मत खाओ, थोड़ा जूस पियो, इतना पियो, इतने टाइम में ये चीजें अपने खाने में लाओ, इतने टाइम में वो चीजें। तो उसने क्या किया, समय को ट्रैवल करना ही तो सिखाया आपको, कौन से समय में क्या खाना चाहिए ये तो निर्धारित करके सिखाया। सर, लेकिन आजकल लोग 60 के बाद भी यंग रहते हैं। पहले के जमाने में 60 के बाद मतलब ऐसा हाँ, हो पूरा जाता, अभी डिमेंशिया थोड़े हो रहते हैं, जाती नई है। टेक्नोलॉजी है ना अभी। आजकल तो सब लोग यंग ही लगते हैं, मीन्स यस यस, नई मेंटेन भी करते टेक्नोलॉजी। हर कोई यंग नहीं लगता मैम, आप लगते हैं, बाकी कोई हैं। लगता नहीं मैं ना। नहीं सर, सुनील मैम, तो हर कोई नहीं लगता, यानी मतलब क्या जनरली है, आप ध्यान साधना में, योग साधना में हो तो डेफिनेटली आप यंग रहोगे, क्योंकि आपने जो करण कर्मा को रिलीज किया है ना आपके, सही तो कह रहे डेफिनेटली हैं। आप रहोगे। आपके दिमाग में डाउट नहीं है, डाउट ही चिंता है तो बुढ़ापा वक्त के पहले आ जाएगा नहीं। और अगर आप
क्लियर कट हो, क्लियर क्रिस्टल हो, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप हैप्पी रहोगे, तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। कभी देखो सर हम ज्यादा सोचो क्लियर हैं, तो हम सब पहले, सब कुछ करते हैं। नहीं, हम सब कुछ करते हैं, सही टाइम पे भी करते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लाइफ में होता ही रहता है ना। हाँ तो यही तो लाइफ में क्यों होता है, तो ये आपकी लाइफ साइकिल कहीं पे तो भी डिस्टर्ब हुई ना, उस साइकिल को खोजो, रिलीज करो वहां की भावनाओं को, डेफिनेटली वहां से चीजें जो होती है आगे अच्छे से मूव ऑन होगी। ना चाहते हुए भी कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि आदमी देखो परेशान हो ही मैम, जाता एक है ना। चीज बोला जाता है, आदमी हाँ ना चाहते हुए भी क्या होते हैं, ऐसे बोला जाता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, बोलते हो आप, समय की मार जो आप पढ़िए तो वो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दूसरा भी हाथ उसको लगता है आवाज करने के लिए। और हमारे गाँवठी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है, हमारे गाँवठी लैंग्वेज में यानी जो फॉर्मल लोग बोलते हैं, तुरी यानी दाल जो बनती है ना, तुरी, तुअर, ठीक है, तो तुअर तुअर की कभी दाल। एक पानी से नहीं पीकती, यानी एक बार पानी डालने से तुअर का पेड़ बड़ा नहीं होता, उसको समय के अनुकूलता पानी देना पड़ता है। अगर आप समय के अनुकूलता को जान के उसको पानी नहीं दे सके तो वो तुअर बड़ी नहीं होती है, उसमें कीड़ा लग जाता है। तो कोई चीज बनने और बिगड़ने में किसी एक का हाथ नहीं होता है, वो है चीजें यहाँ पे मायने रखती है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें ऐसा भी होता है, कई हाथ हमारे होते हैं और कई हाथ हमारे पास वालों पर भी होते हैं। यानी हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, निर्णय लेने की क्षमता को गलत कर देते हैं और एक समय में वही जाके हमको प्रॉब्लम देता है, पता है ऐसा। ये लाइफ में एनालिसिस करोगे तो ये चीज को सीखोगे, ये ओरली नहीं सीख पाओगे, लाइफ सर कोई अनुभव। प्राकृतिक आपदा ही पड़ जाए तो उसका क्या किया जाए? प्रकृति तो आपदा आएगी ना, वो भी तो समय का काल चक्र ना, आपदा क्यों आई प्रकृति में, क्यों उला डाला है, क्यों लाइफ में चेंजेस आया, उनके साइकिल में क्या है, क्यों चेंजेस आया। अरे आप ज्यादा सपोज पेड़ काटोगे, पेड़ ज्यादा काटोगे तो बादल तो फटेगा ही ना, यानी क्रिया डिस्टर्ब हो रही ना, साइकोलॉजी ये जो होती है, जो फिजिकल क्रिया नेचर है में, जो हाँ। डिस्टर्ब होती है, नेचर की क्रिया को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। आज एक एक प्रजाति लुप्त हो जाती है, अभी कौवे की प्रजाति लुप्त हो गई, यानी कौवे कहीं कहीं पे ही दिखते हैं, हर जगह पे नहीं दिखते, हमारे यहाँ पे तो कौवे ही नहीं दिखते। मैंने मुंबई में बहुत देखा कम था, नेरुल में कौवा देखा था मैंने, एक बार नेरुल में गया था, वहां पे कौवा देखा था, बाद में मेरे को तो मेरे चंद्रपुर में तो एक भी कौवा नहीं दिखा दिया। ऐसा कैसे सर, आपके यहाँ कौवा नहीं है? होगा लेकिन दिखता बहुत नहीं ना, पहले जितने दिखते थे उतने नहीं दिखते बहुत अभी, कम है बहुत सर। कम है, कुछ इसलिए। ये जो टावर वगैरह लग रहे हैं ना आजकल, ये सारे इनकी हाँ तो जो रेडिएशन के कारण चिड़िया भी कम होती जा रेडिएशन रही की है, वजह से। चिड़िया तो भी दिखती है, चिड़िया दिखती है, लेकिन चिड़िया कौवे भी बहुत है? कम हो गए हैं। चिड़िया दिखती है हमारे यहाँ, चिड़िया तो अलग है, जंगल साइड में जाओगे तो बहुत हर जानवर दिखेगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे जंगल एरिया ज्यादा है ना, यहाँ पे टार्जन लोग ज्यादा रहते हैं, हाँ। आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा जंगल बचा हुआ है, नहीं तो है आपके मोस्टली उधर आगे जाके मेन चंद्रपुर में आदिवासी इलाका? आओगे ना तो वहां पे रहता नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो अच्छा यहाँ पे अच्छा। बोलते ना कौवे बहुत कम दिखाई देते हैं। औष्णिक विद्युत केंद्र यहाँ पे है, पेपर मिल यहाँ पे है, सबसे बड़ी बिल्ड पेपर ओ मिल जो आपने सुना होगा वो है, दुनिया का 4th नंबर का औष्णिक विद्युत केंद्र यहाँ पे है, कोयले की खदान यहाँ पे है, हेटेड जिला है। अच्छा। काफी कुछ कंपनीज के फैक्ट्रीज भी वहां पे है हाँ सर, मैं फैक्ट्रीज भी आई है, हूँ। मेन मेन यूनिट है, क्योंकि क्या होता है हाँ कोयला यहाँ पे बनता ना, तो हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी के यूनिट जो हीट पहले जनरेट करते थे तो यहाँ से लेते, बिजली यहाँ से लेते हैं। मैं आई हूँ एक बार इंस्पेक्शन के लिए, कुछ था उनका फैक्ट्री ओके। में आई आपके यहाँ। एकदम अच्छा ओके। हरा भरा, मीन्स वातावरण तो विदाउट पोल्यूशन मस्त है वहाँ पे। मैम यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है, आधे घंटे में किसी रोड पे गुजर जाओगे तो आपका मेकअप चेंज हो जाएगा, इतनी धूल मिट्टी होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत पता है दूर ऐसा कोयले वाले जंगल खदान के जंगल साइड में में ऐसा जाओगे ना, जाना पड़ा था। आपके यहाँ पे ग्रीन पेड़ दिखते हुए, यहाँ पे काले ग्रीन पेड़ दिखते हैं, इतनी डस्ट होती है। सब जगह ही है सर, पोल्यूशन तो सब जगह हुआ है। तो ऐसे होता है, जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइफ साइकिल चेंज हो जाती है, इसलिए तो बोला ना साइकिल चेंज होती है हर किसी में।
लाइफ साइकिल चेंज एज ही खत्म होती जा रही है इस चक्कर में, एज ड्यूरेशन खत्म हो बीमारियां जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सभी यंग है। यंग बच्चे आप हाथ से जा रहे हैं। देखो पाकिस्तान में बोलते हैं एक ऐसा एक गांव है, एक कबीला है जहाँ के होते पता है 75 में भी यंग लड़कियों जैसे लगते हैं। जैसे अपने यहाँ पे 18 20 25 की लगती ना, तो वहाँ पे वैसे बोलते 25 यानी 75 एज में भी जाते हैं, तब वो वही तो ऐसा है जो 125 इंडिया का वो लेना जीते हैं। चाहता है, वही तो है जो तो पीओ है वो जो, जो उनको वही मिल यही रहा तो है। है वो उनके एटमोस्फियर के कारण मिल रहा है। ये जो जापानीज वातावरण भी उस वैसे जगह है का ना है, सब, जापानीज चाइनीज वो सब जापानीज उनको चाइनीज एज में दिखता ही नहीं है। एज दिखता नहीं। उसमें से छोड़ो, अपने यहाँ पे भगवान जी का कैलाश पर्वत ले लो। बोलते लोगों ने केटू चढ़ लिया, लेकिन भगवान जी का कैलाश पर्वत अभी भी नहीं चढ़ पाए लोग, क्योंकि वहां पे जब भी कोई चढ़ने जाता तो उनकी बोलते उम्र बढ़ जाती है। हम्म। यानी बाल तेजी से बढ़ते, नाखून बढ़ते वहां पे जाके, फिर जैसे जैसे ऊपर में जाते के एयर का दबाव जाते हैं, जिसमें आपको सफोकेशन होता है, जहाँ पे आप जिंदा नहीं रह सकते। उससे बड़ा केटू है, केटू पे चढ़ लिया आपने, हम्म। लेकिन कैलाश में नहीं जाते क्योंकि वहां का एटमोस्फियर ऐसा है। बहुत बार वहां पे लोगों ने ट्राई किया बोलते चढ़ने का, लेकिन नहीं चढ़ पाए। हम्म। एटमोस्फियर यानी